नमस्कार मित्रों, आपका ऑथर्स एंड बुक्स के इस ताज़ा एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ अनंत विजय जी हैं और आज हम उनकी किताब के विषय में चर्चा करेंगे। किताब का नाम है ओवर द टॉप, ओटीटी का मायाजाल, या ओवर द टॉप का मायाजाल। इसको आप ओटीटी का मायाजाल भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए आए। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अरुण जी। और मैं भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मेरी पुस्तक जब जब आई है तब आपने मुझे आमंत्रित किया और हमने पुस्तक पर चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, और अनंत जी दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं। साप्ताहिक उनका एक कॉलम भी छपता है जिसमें वो अ, साहित्य के समाजशास्त्र और साहित्य की राजनीति जो है इस पर, खासकर कल्चर, मैं ये कहूंगा दी पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, दी सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, बहुत ही रोचक तरीके से उस पर लिखते हैं। उन बहुत कम चुनिंदा लेखकों में से हैं, मतलब मुझे लगता है उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि जो संस्कृति जैसे विषय पर लिखते हैं और बड़ी रोचकता के साथ लिखते हैं। मैं इस पुस्तक में उनका प्रीफेस भी पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि तीन चार पुस्तकों पे इकट्ठे काम करते हैं और इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद इकट्ठे तीन चार पुस्तकें आ जाती है। ये पुस्तक भी उनकी 2.5 से 3 साल के बाद आई है, जैसा कि उन्होंने कहा। इससे पहले वाली पुस्तक पर भी उनसे जो है चर्चा हुई थी और उम्मीद है कि उनकी कुछ और पुस्तकें जल्दी आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये पुस्तक दिखा दूं। अनंत जी के पास भी ये पुस्तक है। जी लोकार्पण कर लेते हैं हम लोग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अनंत जी के साथ एक खासियत ये है कि अनंत जी जो है उन लेखकों में से हैं जिनकी पुस्तकें बिकती हैं। तो खासकर लैंग्वेज में और हिंदी में एक चुनौती रहा है ये। और बहुत सारे तो समसामयिक विषयों पे लिखना, लेकिन उसको एक सांस्कृतिक फ्रेमवर्क के साथ, एक समाजशास्त्रीय फ्रेमवर्क में लिखना जिसकी कि एक शेल्फ लाइफ है, लेकिन उसका कंटेम्परेरी रेलिवेंस भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिखने की शैली है वो बड़ी कमाल की है। और वो इसलिए क्योंकि वो उसमें ऑथेंटिसिटी एकेडमिया की है, एकेडमिक वर्ल्ड की है, अकादमिक जगत की है। और जो भाषा विन्यास है और जो फ्लो है वो पत्रकारिता वाला है। तो ही हैज फाउंड दैट मिडिल ग्राउंड विच मैनी पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि और ज्यादा पुस्तकें जो है ऐसे विषयों पर अगर आएंगी। और अब पुस्तक पर आते हैं, ओवर द टॉप, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान खासकर इनका उभार हुआ और उसके बाद आज लगभग बहुत सारा जो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है वो सिनेमा हॉल्स से भी लोग हटकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा रहे हैं और तमाम तरीके के सीरियल्स और तमाम तरीके की वेब सीरीज जिसे आप कहते हैं उस पर आ रहे हैं। तो रेगुलेशन के चैलेंजेस हैं, उसका एक अपना जो है कैसे वो इवॉल्व हो रही है, उसमें एक जो है रेगुलेशन के तो मैंने बताया चैलेंजेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट का जो बायस है, खासकर सनातन धर्म के खिलाफ, इस मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो वो भी एक अपने आप में इशू है। दो जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हैं, जो है, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ट्रूली मार्क्सिस्ट भी नहीं है। और इस पर जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक आनंद जी की है, मार्क्सवाद का अर्थ सत्य। तो वो भी मैं पाठकों से कहूंगा कि उसको पढ़ें। तो बहरहाल सब बात शुरू करते हैं इस पुस्तक की। ये प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है। 300 रुपये इसकी कीमत है। अमेजोन सहित सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। और ये एक ऐसी पुस्तक है जो मुझे ये लगता है कि सभी आयु वर्गों के लिए है। और ये पुस्तक ऐसी है जो आपको गिफ्ट करनी चाहिए, खासकर जो है। तो अभी मकर संक्रांति का भी अवसर आएगा और अपने बहुत सारे त्योहार ऐसे आते रहते हैं, तो गिफ्ट करिए ये अच्छी पुस्तक। क्योंकि कई बार मैं इसलिए भी दर्शकों को सजेस्ट कर रहा हूँ, हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शन से विकल्प नहीं होते, क्योंकि हमने बहुत सारे दर्शकों ऐसे हैं, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि सभी बहुत किताबें पढ़ते होंगे। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप अपने घर की लाइब्रेरी में भी रख सकते हैं, जिसे आप अपने ड्राइंग रूम की टेबल पे रख सकते हैं, जिसे आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो अनंत जी, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पुस्तक आपने लिखी है, शार्प, धन्यवाद। प्रिसाइज एंड वेरी हार्ड हिटिंग और फुल ऑफ फैक्ट्स। तो एक तो ये मैं आपसे जानना चाहता था, ये जो ओटीटी का
अभी आपके हिसाब से जो है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ओटीटी को लेकर अभी, हाँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम भारतीय संदर्भों में बात करें? ओटीटी को लेकर अगर आप देखें इस वक्त का, अरुण जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे समझ में आता है वो उस पे चलने वाले कंटेंट का चयन है। आप को मैं एक बात बताता हूं जो आपके दर्शकों को पहली बार बता रहा हूं, और पहली बार ही पता चलेगा कि ओटीटी के कंटेंट सिलेक्शन में बहुत भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार किस लेवल तक है आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द सीरीज, उनको उनको ब्राइब किया जाता है। और ऐसी, मतलब आप बॉलीवुड में जाएंगे तो बड़ी आम सी बात है। तो जो चैलेंज की बात कर रहा हूं, और जो आपने कहा कि सनातन धर्म और भारतीयता को वहां से विरोध, तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के सीरीज बनाता है वो अपने सीरीज को इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाता कैसे है, इसकी भी हमें पड़ताल करनी चाहिए। मुझे मेरी पुस्तक लिखने के बाद ये सारी चीजें पता चली। मेरे एक मित्र ने बताया कि कैसे वो किसी प्लेटफॉर्म के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव लेके गया था तो उसका रिजेक्ट हो गया। फिर किसी ने उसको कहा कि मैं आपका प्रस्ताव अगर 23 करोड़ में पास करा दूंगा तो क्या आप मानेंगे? तो उसने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हैं। एड एक बार रिजेक्ट होने के बाद उसी प्रस्ताव को 15 करोड़ में पास कर दिया गया किसी प्लेटफॉर्म पे। 8 करोड़ कहाँ गए आप समझ सकते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है ओटीटी का, ये कंटेंट की जो औसत कंटेंट कह लीजिए या देश विरोधी कंटेंट कह लीजिए या समाज विरोधी कंटेंट कर लीजिए, और कोई किसी प्रकार का विनिमय न होने की वजह से ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है ओटीटी में। और मुझे लगता है कि ओटीटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना है। और इस दिशा में प्रयास शुरू भी हो गया। कुछ लोगों ने अपने यहां से कुछ लोगों को, पूरी टीम को हटाया है और इस तरह की बातें हुई हैं। अभी सार्वजनिक होनी शेष है, लेकिन हो जाएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अभी जो गवर्नमेंट का इसको रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है, आपने इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, उसके बारे में चर्चा की है, जिसमें कि जजेस ने ये कहा कि आपको ज्यादा तैयारी करके आना चाहिए था और ओटीटी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, प्री सेंसरशिप स्क्रीनिंग नहीं हो सकती है, प्री स्क्रीनिंग जो है मतलब प्री सेंसरशिप नहीं हो सकती है, यानी कि दिखाने से पहले। फिर आपने एक ये भी मुद्दा उठाया है कि बहुत ज्यादा आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको रेगुलेट करने के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और सैकड़ों की तादाद में अब ये बन रहे हैं ओटीटी पे प्रोग्राम्स जो है। तो आप कैसे देखते हैं, हाँ, इसको? मतलब अभी जैसे आपने कहा कि इसके कुछ प्रयास शुरू हुए हैं, रेगुलेशन के तो नहीं, बट एटलीस्ट जो है वो फ्लैग करने के कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, और जिसपे कि एक थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दिया है। पर आपको लगता है कि रेगुलेट करना जो है वो संभव है? और अगर गवर्नमेंट की विल हो तो इज इट पॉसिबल टू रेगुलेट इट? एकदम से संभव है। और सरकार अगर चाह ले तो ये तुरंत संभव हो सकता है। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। थोड़ा उसको व्यापक और थोड़ा बजट देके उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो अपने पुस्तक में बजट बढ़ाने की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, वो मैं सेंसर बोर्ड की मौजूदा स्थिति को देख के मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि अगर इसी प्रकार की कोई बॉडी बनती है या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें, या सेंसर बोर्ड को ही अगर ये काम दिया जाता है, सेंसर बोर्ड में गलत कह रहा हूं, उसको प्रमाणन बोर्ड कहते हैं इन दिनों, लेकिन बातचीत में सेंसर बोर्ड कहते हैं। तो अगर उनको ही ये दायित्व तो दिया जाता है अरुण जी, तो मुझे लगता है कि उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर देने पड़ेंगे। क्योंकि ये सबको देखना, सबको सर्टिफिकेशन करना, ये थोड़ा श्रम साध्य काम है। लेकिन जिस प्रकार से आप जानते हैं कि रीजनल उसमें बांट करके, रीजनल भारत को कई रीजन में बांट के सेंसर बोर्ड जो कहते हैं निजी व्यक्तियों को अपने सलाहकार पैनल पे रखकर फिल्में दिखाकर और सर्टिफाई करने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये काम हो सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूर जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो सरकार का काम है और उनके सरकार के बाएं हाथ का काम है। जिस दिन ये सरकार चलेगी, मैं देखता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री आते हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कई बार चेताते भी हैं, कई बार सख्ती से बोलते भी हैं उनको। लेकिन क्या पता, ब्यूरोक्रेसी को लेकर मुझे ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाहती है। मुझे मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब आप फिल्मों को दिखा रहे हैं, कुछ लोग इस बहस में ले जाते हैं कि ये प्राइवेट व्यूइंग है और पब्लिक व्यूइंग नहीं है, और प्राइवेट व्यूइंग को आप सेल्फ सेंसर, ये प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए भी मैंने इस पुस्तक में अपने तर्क रखे हैं कि ये प्राइवेट व्यूइंग नहीं है। प्राइवेट व्यूइंग तब होता है जब आप परिवार के साथ नहीं देखते। ये भारत है, यहाँ परिवार के साथ ही सारे मनोरंजन के काम किए जाते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि माँ अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, पुत्री अलग, पौत्री अलग देखेंगे। तो अगर परिवार एक साथ बैठ के देख रहा है तो आपको इसको पब्लिक व्यूइंग मानना पड़ेगा। और जैसे ही आप पब्लिक व्यूइंग मानेंगे तो चलचित्र अधिनियम जो अभी 2023 में नोटिफाई हुआ है, जिसको सरकार ने पास कराया अभी पिछले सत्र में, इस सत्र के पहले सत्र में, और राष्ट्रपति ने, जहां तक मैंने इस पुस्तक में समाप्त किया है, तो उसके अंतर्गत लाने की देर है सिर्फ अरुण जी। सरकार को सिर्फ एक काम करना है, एक नोटिफिकेशन से ओटीटी को चलचित्र अधिनियम 2023 के अंतर्गत ले आना है, बस। बाकी काम तो धीरे धीरे अपने आप स्वतः हो जाते हैं। आपने इसमें चर्चा की है कुछ खास जो एलिमेंट्स हैं जो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में हमें नजर आते हैं, जो कंटेंट है। और मुझे लगता है 80 से 90% कंटेंट वैसा ही है जो भारतीय संदर्भों में तैयार किया जा रहा है। जैसे एक तो कि ये टारगेट करना, ऐसे डायलॉग्स देना कि जिसमें कि मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पर अनसेफ हैं, मुस्लिम असुरक्षित बिल्कुल। हैं, और आतंकवादी वो बनते हैं तो प्रतिक्रिया में बनते हैं, या अलगाववादी वो, या रेडिकलाइजेशन अगर उनका हो रहा है तो एक प्रतिक्रिया के तौर पे हो रहा है। तो ये क्या क्या एलिमेंट्स जो, और सनातन धर्म का जो है जिसमें कि पात्रों के नाम ही ऐसे दिए जाते हैं। मैं देख रहा था पीछे की मतलब पाताल लोक देख लीजिए, पाताल लोक जी, में मतलब किस प्रकार से जो आप धार्मिक थोड़ा नाम इसकी है तरफ वही नाम। बताएं, दो तीन जो जिनके संदर्भों में आपने इस पुस्तक में चर्चा की है हमारे पाठकों के लिए। मैंने इस पुस्तक में सारे, मतलब कई सारे संदर्भ लिए हैं। जैसे एक वेब सीरीज में पाताल लोक की बात कर लीजिए, उसमें कोई लोग थाने में बैठते हैं, या पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाती है तब वो कहती है कि इनके नाम के आगे एम लिखा है और इनको बड़ी आसानी से आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या इनको बड़ी आसानी से आरोपित कर सकते हैं। या एक सीरीज में थाने के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी वेशभूषा से वो मुसलमान लगते हैं। तो लोग आते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे ये रोज मुल्ले चले आते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि अरुण जी, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी मसला है। मैंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह की हमारी धारा ये कहती है कि अगर दो समुदाय के बीच में वैमनस्यता पहुंचाकर आप भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप मुसलमानों को ये बताकर कि वो अनसेफ है इस देश में, आप एक बेवजह का डर पैदा कर रहे हो उनके अंदर, आप उनको ये बताना चाहते हो। और दूसरी तरफ मुक्काबाज जैसा फिल्मों में क्या है, अब पता नहीं कैसे सेंसर से मुक्काबाज पास हो गई, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसमें एक डायलॉग है जिसकी चर्चा मैंने की है, कई जगह पे इसका उल्लेख किया है कि वो आएंगे, तुम्हें मारेंगे और भारत माता की जय के नारे लगाकर चले जाएंगे। और ये फिल्म तब आई थी जब देश में मॉब लिंचिंग पर बहस हो रही। तो ऐसे समय में इस प्रकार के संवाद के साथ फिल्म लाना, जबकि उसका कोई मतलब, सेंसर बोर्ड को तो ये देखना चाहिए कि संदर्भ क्या है। कंटेंट के इंटेंट बहुत आवश्यक है। अगर कंटेंट जो है उसके पीछे का इंटेंट समझ में आ जाता है, जब जैसे आप एक सीरीज आई थी रस भरी, मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ, उस सीरीज में एक छोटी बच्ची को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था और उससे बड़े भद्दे और अश्लील गाने गवाए गए थे। जबकि उस वेब सीरीज की नायिका ने ट्वीट करके कहा कि मैं इस सीरीज को अपने पिता के साथ नहीं देखना चाहती हूँ। अरे, जब आप अपने पिता के साथ नहीं देखना चाहते तो आप पूरे देश से ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि सारी लड़कियां रसभरी को देखें? मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, और उस चोर का प्रकटीकरण आप सार्वजनिक रूप से अपने ट्वीट में करते हो। तो मुझे लगता है कि
दूसरी बात, आप मंदिर में किसिंग सीन फिल्मा रहे हो। मध्य प्रदेश में एक सीरीज में आया था जिस पर बड़ी चर्चा हुई थी, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगह एफआईआर भी हुए थे। मैं तांडव की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप देखें तो पूछताछ भी हुई और सब हुआ, तो उस और जो नाम भी आपने पब्लिक तांडव आउट, रखा, जो शिव जी का जी वो है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। और तांडव कोई बहुत सौंदर्य का नृत्य है। वो नृत्य ऐसा नहीं है कि आप उसको विनाश से जोड़ सकते हैं। ये ये कई शब्द हमारे यहाँ अपने यहाँ अर्थ बदल दिए, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है, अरुण जी। तो एक चीज ये बताइए कि मैं, आप लगातार चूंकि लिखते भी हैं इन सब विषयों पर, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या देख रहे हैं? क्या जो एक पॉजिटिव कंटेंट है, क्या वो बढ़ रहा है थोड़ा सा? ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है, जो मेरे मित्र जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कि वो अभी भी ये है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी, आप एक पॉजिटिव, जो राष्ट्रीयता को लेकर कोई पॉजिटिव है या सनातन धर्म की फैक्चुअल पोजीशन दिखाने वाला और पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो पास करवाना। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी क्या स्थिति है? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र है, स्ट्रगलर था। अब उसकी दो तीन सीरीज काफी हिट हुई। उसने एक बिहार की कहानी लिखी, सासाराम के एक मंदिर की कहानी लिखी, कि किस प्रकार से नक्सलाइट जाते हैं और वो उस मंदिर, मतलब नक्सलाइट को तो रॉबिन हुड की तरह ही दिखाया जाता है, अपराधी तो मानते नहीं है। जो कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम है उसमें वो उसको, तो जब वो, मतलब वो जो रॉबिन हुड बचना चाहता है तो वो एक मस्जिद में छुपता है, और मस्जिद का पुजारी उसको बचाता है। जब उसकी स्क्रिप्ट ओके हो गई मस्जिद तो का मौलवी, डायरेक्टर ने, मस्जिद का मौलवी उसको बचाता है। ओ जो सॉरी सॉरी मस्जिद का जी जी मौलवी उसको जी। नहीं नहीं, मंदिर का पुजारी उसको बचाता है। उसकी ओरिजिनल कहानी में ये है। नहीं नहीं, वो छुपा मस्जिद में था। नहीं, अच्छा। छुपा मंदिर में है, अच्छा, और मंदिर मंदिर का का पुजारी उसे पुजारी बचाता है, ठीक है। उसे बचा लेता है। ये उसकी कहानी थी, और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने लिखा था कि किस प्रकार पुजारी ने पूजा करते समय उसके संदेह हुआ, उसने वो झूठ बोला, फिर उसने भगवान से क्षमा मांगी कि मुझे किसी की जीवन रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ रहा, आदि आदि। उसने बड़ा अच्छा लिखा था। जब उसका ये सीरीज पास होने, अप्रूव होने के लिए गया, तो उसे कहा, उसको पढ़ने के बाद, उसको नरेशन के बाद, जो लोग वहां अप्रूव करने वाले थे, उन्होंने उससे कहा कि दोस्त ऐसा करो, इस मंदिर को मस्जिद बना दो, और इस पुजारी को मौलवी बना दो, और दिखा दो कि वो सूफी है इसलिए हिंसा के खिलाफ है, और इस प्रकार से इसको ऐसे कर दो तो सामाजिक समरसता बनेगी। उस उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अगर मैं इसको सूफी दिखाऊं या मौलाना दिखाऊं तो एक कम्युनिस्ट और मुस्लिम का एक नेक्सस बनेगा, जो कि उचित नहीं होगा। और अरुण जी, आपको जानकर हैरान होगी कि वो लड़का आज तक उस कहानी को लेके घूम रहा है और उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा। ये हिंदी फिल्म जगत और हिंदी मनोरंजन जगत की वास्तविक स्थिति है। वहां हर अच्छे काम के लिए आपको कहा जाएगा कि इसको मजार बना दो, इसको 786 लिखवा दो, इसको, मतलब आप याद करिए, दीवार में भी जब गोली लगी तो जो बिल्ला बचाता है अमिताभ बच्चन को, उस पे 786 लिखा होता है ना? तो ये सारी चीजें बॉलीवुड में बहुत गहरे जो हैं, जड़ें हैं, बहुत गहरी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा, इसमें जो एक अच्छी चीज हुई है कि तांडव के बाद जिस प्रकार से पब्लिक का आउटरीच हुआ और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें इनिशिएटिव लिया, उसके बाद से गड़बड़ियां करने वाले थोड़े सहम गए। वो थोड़ा बच बचा के चलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं। वो आवरण कुछ और ले रहे हैं, लेकिन अगर आप वेब सीरीज के अंदर जाएंगे तो वही सारी चीजें। और सिर्फ धर्म की ये बात नहीं है अरुण जी, मैं आपको एक अभी बात बताता हूँ। मुंबई डायरीज का सीजन 2 आया है। उसमें एक प्रसव का सीन है। मुंबई बाढ़ के समय एक डॉक्टरनी है, मतलब डॉक्टर है, उसकी वाइफ को प्रसव कराना पड़ता है, सिजेरियन बेबी की नौबत आती है। उस सीन को आप देखेंगे तो आपको जुगुप्सा हो जाएगी। मतलब उसको कैमरे पर पेट को सर्जरी की जा रही है, उसकी अंतड़ियां निकाली जा रही हैं, उससे खून से सने हाथ और बच्चा खून से नहाया हुआ। मतलब ये दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। आप याद करिए, आपने 3 इडियट्स देखी होगी।
उसमें भी एक प्रसव सीन है, बारिश के समय ही करीना कपूर की बड़ी बहन का प्रसव सीन है। उसको कितनी खूबसूरती से फिल्मा दिया, कहीं उसको देख के न जुगुप्सा हुई न अश्लीलता हुई दिखी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, ये बात वेब सीरीज वालों को समझ में नहीं आती। तो मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज की दुनिया में जिस प्रकार से चीजें दिखाई जा रही हैं, उसके पीछे पता नहीं क्या है, इसको डिकोड करना होगा। इस जॉनर में ये पहली किताब है, तो मुझे थोड़ा सा या लिवरेज इसी दे पे आ दीजिए रहा आप। था कि जी। व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग इट, कि व्हाट इज द, मतलब ठीक है इकोसिस्टम तो समझ में आ रहा है, बट मोटिवेशन क्या है पीछे जो है, हाउ द इकोनॉमी इज वर्किंग। मतलब ये तो मुझे समझ में आती है बात, कल्चरल वो तो है ही, बट अल्टीमेटली जो सारा जो है, जो इसकी इकोनॉमी है और सारा जो वो है, बट एग्जैक्टली बेसिकली व्हाट इज इट। क्योंकि ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, और आप जो दिखा रहे हैं वो उससे बिल्कुल उल्टा है। तो ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। सर, आप कई सारी ऐसी फिल्में याद करिए अरुण जी, जिसमें देश के मूड के हिसाब से फिल्में बनाई जा रही हैं, उनके नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन उसकी सूक्ष्मता से अगर आप पड़ताल करेंगे तो आपको लगेगा कि एजेंडा वहां कुछ और चल रहा है। क्योंकि आप फिल्मों में, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस बात की, प्रामाणिक जानकारी नहीं है, पूरी कहना उचित नहीं होगा, प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो फिल्मों में के अर्थतंत्र से जुड़े लोग हैं, या जहां से फिल्में आती हैं, एक तो जो लोग सेलेक्ट करते हैं उनको समझ ही नहीं है। ये मैं बड़े दावे के साथ डंके की चोट पे कहता हूं कि सेलेक्ट करने वाले लोग सारे अंग्रेजी दां हैं। वो हिंदी मानस को, या भारतीय मानस रादर कहूं, तो वो समझ नहीं पाए। उनको लगता है कि ओहो ये ऐसा हो रहा है, ओ मौलवी बचा रहा है, इट्स वेरी गुड, और ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। उनको कहानी से मतलब नहीं है, उनको लग रहा है ओ दिस इज वेरी गुड, और इसी को हाई पॉइंट लगा के बेचते हैं। और जो फाइनेंस आती है, जो विदेशों से फाइनेंस आती है, आप समझ सकते हैं कि अर्थतंत्र किस प्रकार से काम करता है। तो मुझे लगता है कि जो फिल्मों की आर्थिकी है, वो ऐसी कहानी को कहने में एक बड़ी अच्छी, मैं वेब सीरीज का ही उदाहरण देता हूँ। एक बड़ी अच्छी सीरीज आई थी, उसमें, अरे नाम भूल गया मैं, उसमें उसमें देविका रानी और सबके जिक्र है। जुबली तो अब नहीं मैंने थी? उस पर, जी, जुबली। जुबली, जुबली, यस, जुबली। जुबली में, जुबली को अगर आपने देखा मैंने होगा अरुण देखा जी, नहीं है, तो मैं मुझे आपकी पुस्तक पढ़ के जो है वो पता चला कि जी। जुबली है जी। तो जुबली में अगर आप देखें कि किस प्रकार से, मतलब प्रोड्यूसर कहानी पहले बेच आता है, कोई कहानी होती नहीं उसके पास। वो मजदूर, उस समय का एजेंडा देखिए और अब का एजेंडा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उस समय ये था कि सोशलिज्म को बढ़ावा देना है, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, रशियन, मतलब इसमें बहुत विदेशी पैसा इन्वॉल्व होता है सर। और अपनी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए विदेश के बहुत लंबे समय तक केजीबी ने ये काम किया, उसके बाद सीआईए ने ये काम किया, अब पता नहीं कौन सी एजेंसी काम कर रही है। अभी तो चाइनीज जो जो आप, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो चाइनीज स्पाई एजेंसी है, तो उसका भी एक बड़ा जो है वो रोल है, जिसपे तो हम एक अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे आपके साथ जो है। आप जानते हैं मतलब उसके विषय में जो है, हाँ। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो विदेश की एजेंसियां अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं, मैं इनके जो जो प्रश्न आप पूछ रहे थे कि इसका मतलब हुक क्या है और कैसे लोग वहां, तो मुझे लगता है कि उस फंड को किसी न किसी प्रकार से रूट करके यहाँ लाया जाता है कि भारतीय कल्चर को थोड़ा इस प्रकार से दिखाओ कि हिंदुत्व लगे कि वो ऑफेंसिव, और बड़ा इस तरह से चीजें, जुबली में इसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि किस प्रकार से कम्युनिस्टों ने पूरे एक दशक में, अब वो गलती से हो गया ऐसा, या कहानी करने में हो गया, या स्क्रिप्ट राइटर से हो गया, या सायास है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जुबली में इस बात को पूरी तौर पर दिखाया गया कि किस प्रकार से उस समय की सरकार भी इनके हाथ में खेल रही थी। और एआईआर पर हिंदी गाने जब बंद किए गए थे आकाशवाणी पर, तो उसके पीछे भी रशियन एजेंसीज काम कर रही थी। किस प्रकार से, आप याद करिए, हम लोग जब बचपन में थे तो बिनाका गीतमाला कितने सुना करते थे चाव से। वो इसलिए बिनाका गीतमाला हिट होते थे कि एआईआर पे गाने चलने बंद थे उस समय। तो और भारत सरकार ने उसको रोक लगाई थी। जुबली में उसको दिखाया गया है किस प्रकार से, कई बार क्या होता है अरुण जी, फिक्शन से भी हमें इतिहास या अतीत के सूत्र मिलते हैं। तो ये जो फिक्शन है,
इसमें वेब सीरीज में जो बात कर रहे थे आप, जो प्रश्न पूछ रहे थे, मैंने उसका उत्तर दिया, और मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीजें भी यहाँ आ रही हैं। आप उस पर आगे चर्चा करेंगे तो मैं उस पर बात भी। मैं उसी पर आ रहा था, अगर आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकें कि जैसे जुबली की तो बात हुई, और कौन से ऐसे अच्छे, और क्या कोई स्पेसिफिक आप प्लेटफॉर्म्स के बारे में वो करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे जैसे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नेटफ्लिक्स बहुत नेगेटिव है इस चीज को लेके। amazon प्राइम मुझे लगता है कि मिडवे जो है वो प्ले करता है जो है। डिज्नी हॉटस्टार और जो है सोनी लिव का भी मुझे मतलब बड़ा ही हाल खराब है इस दृष्टि से जो है। तो कोई आपको, और मैं कुछ देख रहा था शायद प्रचयम करके एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म भी जो है वो लॉन्च हुआ है, जो थोड़ा सनातन की दृष्टि से जो है वो कंटेंट वो करते हैं, पर बट उसको ओवरऑल। बहुत लंबा रास्ता तय करना है अभी। अभी अभी जिन 4 एजेंसियों का आपने नाम लिया, उस पर सबकी चाल ढाल एक जैसी है। नेटफ्लिक्स आपको इसलिए निगेटिव लगता है कि वहां विदेशी कंटेंट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और ऐसे कंटेंट भी वहां उपलब्ध हैं जो तमाम, क्या हुआ कि नेट, जब कोरोना का दौर आया, तो आप देखिए कि जितनी बड़े फिल्मकार थे, जितने बड़े निर्देशक थे, जितने बड़े फिल्मकार थे, सबने ओटीटी का रुख कर लिया। उनको लगा कि पैसे तो यहां से मिल रहे हैं, दैट इज इजी मनी। वो एक सेट लगाओ, रूम में बना दो, आपका नाम बड़ा है, और प्लेटफॉर्म ने क्या किया, इनके बड़े नाम को देखते हुए उसको खरीद लिया। उस समय इन कंपनियों को ये लगा कि इन बड़े नाम की वजह से वो रिटेन हो रहे हैं लोग उनके साथ, उनके ऐप डाउनलोड हो रहे हैं। लेकिन हो वो रहे थे कोरोना की वजह से, हो रहे थे वो क्रिकेट की वजह से। अब आप देखिए अचानक से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी घटा, और डिज्नी हॉटस्टार का अभी पीछे पिछले दिनों खबर आई थी किसी इकोनॉमिक अखबार में कि 25 लाख सब्सक्रिप्शन उसके कम हो गए, मतलब 25 लाख लोगों को रिटेन नहीं कर पाए। तो अगर बड़े नाम कर रहे होते तो अब तो करीना कपूर से लेके करण जौहर से लेके सभी तरह के लोग, जिस प्रकार से लस्ट स्टोरीज बनाने वाले भी वहां उपलब्ध हैं, और शिवा बनाने वाले अजय देवगन भी वहां उपलब्ध हैं। तो मतलब काजोल की भी सीरीज आ गई, तो अब पंकज त्रिपाठी पहले से सुपरस्टार हैं उसके, तो अब सब लोग वहां हैं। बावजूद इसके अगर इनकी व्यूअरशिप कम हो रही है, आने वाले दिनों में जब ट्रांसपेरेंसी आएगी अरुण जी इसमें, तो इस दिशा में और पता चलेगा। अभी नेटफ्लिक्स ने एक क्वार्टर का ग्लोबल अपना वो देना शुरू किया है कि उनकी कितनी सब्सक्रिप्शन बेस है। अगर वो फिर कंट्री वाइज देना शुरू करें तो हमें एनालिसिस करने में इसमें सहूलियत हो सकती है। जो अगर हम दर्शकों के वर्ग की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो शहरी वर्ग है और जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो है, जो मतलब मेट्रोपॉलिटन का जिसको मैं ये कहूंगा, महानगरों का, और जो गैर महानगरीय है ग्रामीण क्षेत्रों का, तो और खासकर मैं ये 18 से या 15-16 से लेकर और मैं 30-32 तक की उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो युवा वर्ग है, तो आपका अपना क्या व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ वाचिंग दी ओटीटी? मतलब जिस कंटेंट की हम बात कर रहे हैं उसी के हाँ, रेफरेंस आप देखिए, जिस कंटेंट की हम या लोग बात कर रिएक्शन, रहे हैं वो, या मैं इसको ये कहूं कि प्रतिक्रिया की अर्बन एरियाज में इसकी क्या ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ ठीक है, जिसको हम वोकिज्म कहते हैं जो है उस टाइप के नहीं, कंटेंट को। ऐसा मुझे, मतलब मैंने कोई इस प्रकार की कोई स्टडी देखी नहीं, या इस, लेकिन मैं सिर्फ अपने परसेप्शन और बातचीत के आधार पर ही कह सकता हूं कि इस वक्त क्या होता है कि आप अगर देखेंगे तो सोच एक जैसी है। मतलब शहरों में जो लोग देख रहे हैं इसको, वो भी सोच वही रहे हैं जो गांव में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं। लेकिन शहरों के लोग उसको देखकर थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, और जो ग्रामीण इलाकों में, जिसको आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी कहते हैं, वहां थोड़े वोकल होकर रिएक्ट करते हैं। ये हमेशा से महानगरों की नियति, या जो कहें महानगरों की मानसिकता रही है कि यहाँ लोग रिएक्ट नहीं करते। अच्छा ठीक है, देख लिया, बुरा लगा, चर्चा कर लेंगे, ओ यू नो दैट सीरीज डिपिक्टेड सो मच सेक्स एंड वायलेंस एंड ये सब का कवा के छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन जो छोटे शहरों के लोग होते हैं वो सिर्फ कहते ही नहीं है, अगर उनकी भावनाएं सचमुच आहत हो गई तो वो थाने भी पहुंच जाते हैं। और तांडव के इसमें हमने देखा ऐसा कि नोएडा में और मिर्जापुर में और इस जगह पे ऐसा लोगों ने किया। आप इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये
सोशियोलॉजिकली बहुत प्रूवन है कि महानगरों के लोग या जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग, अपने को संभ्रांत लोग कहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। जबकि हमारे जो गांव की जनता रहती है और जो उनके स्वभाव में है, वो पढ़े लिखे भी होंगे, वो बहुत, लेकिन उनको लगता है कि गलत हो रहा है तो गलत को जोर से कहो। ये हमारे गांव की खूबसूरती है और ये हमारी परंपरा में है कि गलत को गलत कहें। और शहरी लोग थोड़े से भ्रांत हो गए, हमें क्या मतलब। तो ये जो हमें क्या मतलब वाले लोग हैं ना, वो कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन जिनको समाज और देश से और राष्ट्र से मतलब है, वो रिएक्ट करते हैं। एक आपसे अंतिम प्रश्न इस पर पूछूंगा और फिर हम चर्चा को करेंगे। अ, जब हम देखते हैं कि ऑल्ट बालाजी, जो कि एक ऑलमोस्ट सेमी पॉन जो है, वो स्टफ ओटीटी के माध्यम से पेडल कर रहा है जो है, और उसको चलाने वाली जो एकता कपूर है जो है, उनको पद्मा अवार्ड मिलता है। तो क्या मैसेजिंग, मतलब व्हाट व्हाट डज इट गो? एक तरफ सरकार जो है उसको रेगुलेट करने की बात भी कर रही है, एक अपना वो है, और दूसरी तरफ जो है, सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली जो है, क्या, हाउ डू यू सी दिस? इसका एक ही उत्तर है मेरे पास कि बाएं हाथ को नहीं पता दायां हाथ क्या कर रहा है। इस क्षेत्र में खासकर जो इंफॉर्मेशन एंड। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में या तो देर करती है या जानबूझकर उसको अटकाती है। मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, जहां की संस्थाएं कई बार हेडलेस हो जाती हैं, कई बार उनकी कमिटियां नहीं बन पाती हैं, कई बार कुछ होता है, और ये वर्षों तक चलता रहता है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल विल होने के बावजूद, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होने के बाद भी, पता नहीं कि किन कारणों से ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही या लाल फीताशाही में गुम हो जाते हैं निर्णय, या वो इच्छा शक्ति कहीं उस लाल फीते में जकड़ जाती है। हालांकि अब तो एफटीएस सिस्टम लागू हो गया, अब तो लाल फीताशाही वाली व्यवस्था भी नहीं है, पता नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अब अभी देखिए, एनएफडीसी का कोई ये नहीं है, आपने सारी संस्थाओं को मर्ज कर दिया, लेकिन एनएफडीसी का कोई कोई एमडी नहीं है। हम्म। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास चार्ज है। सेंसर बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, उनको 1 साल के एक्सटेंशन के बाद हटा दिया गया, किसी को चार्ज दिया गया उसका। सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, वो पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि टर्म 3 साल का होता है। पता नहीं, मतलब इसमें ये एक ऐसी गुत्थी है अरुण जी, जिसको मैं सुलझा नहीं पाता हूं। बहुत प्रयास करता हूं सुलझाने का कि कल्चर, और मैं इसको कल्चर ही मानता हूं, सिनेमा को मैं कल्चर का हिस्सा मानता हूं, जो कल्चर की ये जो पॉलिटिक्स है, या कल्चर में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की चलती है, वो बड़ी आश्चर्यजनक होती है। कई बार देखता हूं मैं, संगीत नाटक एकेडमी के पोस्ट 3 साल खाली हैं, ललित अकेडमी में, ललित कला एकेडमी में क्या हो रहा है, एनएसडी 6 साल के बाद डायरेक्टर जाके अब मिल पाया है। तो पता नहीं कल्चर में किस वजह से बाधाएं आती हैं, किस वजह से निर्णय नहीं हो पाते हैं, या किस वजह से या किस कारण से सरकार के फैसले अमली जामा नहीं पहन पाते हैं। ये ऐसी गुत्थी है जिसको मैं नहीं सुलझा पाऊंगा। मुझे लगता है इसका एक कारण शायद आनंद जी ये है कि जो अभी भी यूपीएससी का, जो सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन के प्रोसेस का जो मॉडल है, एक तो वो, और दूसरा जो है वो जो ट्रेनिंग भी होती है एकेडमीज के अंदर, उसका जो करिकुलम है, और उसमें जिस तरीके के लोग अभी भी कई बार रिसोर्स पर्सन के तौर पे बुलाए जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि दैट वो आपका फ्रेम ऑफ माइंड ही उस ब्यूरोक्रेट का बेसिकली ऐसा बना देती है। तो ये एक फंडामेंटल चीज है जिसपे कि अभी मुझे लगता है कि काम होना बेसिकली बाकी है। आई थिंक दिस सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड, बेसिकली जो है ये वो, जो। और वहाँ अरुण जी, वहाँ कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू नहीं हो रही है जिस पर कुछ काम हो सके। तभी तो विवेक अग्निहोत्री को अपनी फिल्म में कहना पड़ा कि सरकार भले बदल गई हो, सिस्टम तो हमारा ही चलता है। तो इसी इसी नोट पे हम लोग जो है अपनी चर्चा जो है वो समाप्त करेंगे। अरुण जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। और मैं एक बार फिर से अपने जो है वो दर्शकों को बता दूं कि ओवर द टॉप का मायाजाल और प्रभात प्रकाशन से पुस्तक है, 300 रुपए की पुस्तक है। आप ऑनलाइन इसे मंगवा अरुण सकते जी, हैं।
जी। अगर अगर आपके दर्शक इसको किसी को गिफ्ट करना चाहें या स्वयं पढ़ना चाहें, तो अमेजन ने नए साल पे 40% डिस्काउंट दिया है। अभी वो 180-82 रुपए के आसपास ये पुस्तक मिल रही है। अच्छा, चलिए, तो ये तो बहुत अच्छा वो है। तो मुझे लगता है कि मैं इस नए साल में जो है वो पुस्तकों से जो है गिफ्ट करके आरंभ करें, और ये एक अच्छी पुस्तक है गिफ्ट करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा। और इन सब विषयों पर इसी प्रकार से चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑथर्स एंड बुक्स में आने के लिए। आपकी अगली किताब की प्रतीक्षा भी रहेगी, और उसके लिए शुभकामनाएं। और जल्दी मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ और उनके लेखक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते, बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका।